बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अबाउट डॉवर। डॉवर या फिर हम इसको उर्दू में मेहर कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी कोई भी निकाह होता है अंडर मुस्लिम लॉ, इस्लामिक लॉ, मुसलमान जब भी निकाह करते हैं तो डॉवर उसके अंदर एक लाजमी जुज़ मौजूद होता है। चाहे आप इसको ज़बानी तय कर लें या फिर बाय वे ऑफ निकाह नामा के अंदर स्पेसिफिकली कॉलम मौजूद है जहाँ पर डॉवर लिखा जाता है कि डॉवर कितना है, ठीक है। इसके अलावा निकाहनामा में ये स्पेसिफिकेशन भी होती है कि ये आया प्रॉम्प्ट डॉवर है या डेफर्ड डॉवर है, ठीक है। इसको हम मैं अभी आगे चलकर इन डिटेल डिस्कस करूंगा। इसके अलावा निकाहनामा में ये भी लिखा जाता है कि कितना डॉवर एज प्रॉम्प्ट पे कर चुके हैं, ठीक है। जो भी दुल्हा है वो पे कर चुका है और कितना दुल्हन ने रिसीव कर लिया है और कितना उसमें से बाकी रहता है। तो ये चूंकि लीगल कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं बाद में स्पाउसेस को, खासकर वाइफ को, चूंकि ये उसका राइट है और हमारे सोशल सिस्टम में अक्सर इससे महरूम रखा जाता है। तो इस वजह से निकाह करते हुए इन सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक खातून इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ है कि डॉवर क्या है और किस हद तक कि उसका राइट बनता है, और अगर उसको ये बता दिया जाए कि शी इज़ एंटाइटल्ड, ठीक है, कि वो जब तक डॉवर उसको नहीं मिलता तब तक वो इज़्दवाजी ताल्लुक कायम नहीं करना चाहती, तो ये उसके लिए भी एंटाइटल्ड है। तो बहरहाल इन सब चीज़ों को मैं इन डिटेल डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं ये बताता चलूँ, लास्ट लेक्चर की तरह यहाँ पर भी चूँकि ज़्यादा जो हमारे फॉलोअर्स हैं मुसलमान भाई वो फ़िक़्ह हनफिया को फॉलो करते हैं, इस वजह से मैंने ये फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक थोड़ा-सा इसको बनाने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा इख्तलाफ से बचा जा सके। बहरहाल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफ हर एक मसले में, हर एक चीज़ में मौजूद है और ये एक तरह से हमारे, आप ये कह लें कि जो फुक़हा हैं, ज्यूरिस्ट हैं, उनके इल्म की एक खूबसूरती भी आप इसको कह सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो अगेन मेरी इसके अंदर जो ओपिनियन है, मेरी कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ उसको मेरी पर्सनल ओपिनियन ट्रीट ना किया जाए, ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी। तो चलते हैं इस लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज डॉवर। डॉवर क्या है? कहते हैं अंडर द मुस्लिम लॉ मेहर और डॉवर मींस मनी और प्रॉपर्टी, ठीक है। दोनों चीजें इसने बता दी, मनी और प्रॉपर्टी। बाज औकात ऐसा भी होता है या तो आप पैसे दे देते हैं या फिर हमारे जो सोशल सिस्टम है बहुत ज्यादा सोने के जेवरात, तलाई जेवरात का जिक्र आपको मिलेगा निकाह नामों में। जेवर की सूरत में भी आप वो डॉवर दे सकते हैं या फिर इसके अलावा प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सूरत में भी मौजूद है कि भाई आप, हम आपको जो है वो इतने का प्लॉट दे देंगे या फिर ये फलां घर है, इसको हम आपके नाम कर देंगे डॉवर में, ठीक है। तो ये मतलब ये कह लें कि एक लाजमी जुज़्व है और फिर ये औरत का राइट है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि वैल्यू रखती हो उसको हम डॉवर के तौर पर दे सकते हैं। इसके ऊपर भी एक बहुत लंबी बहस मौजूद है। इसमें हम आगे हदीस में भी का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि हदीस में क्या आता है, कौन सी चीज डॉवर दी जा सकती है। लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि कोई वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से औरत को फायदा भी हो। उसके बाद कहता है विच द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द हस्बैंड। इंटाइटल्ड का क्या मतलब है कि ये उसका राइट बनता है कि वो हस्बैंड से रिसीव करे इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज, ठीक है, मैरिज के बदले में, मैरिज की कंसिडरेशन में। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो कंसिडरेशन है इट इज नॉट लाइक अ प्राइस। ये कोई कीमत हम नहीं दे रहे किसी भी औरत के जिस्म की। इसमें थोड़ा सा हमें स्पेसिफाई हमें करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर कंसिडरेशन का क्या मतलब है, ठीक है। और एक जो आम कंसिडरेशन होती है एक कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें और इसके अंदर फर्क मौजूद है, ठीक है। एक छोटा सा फर्क ये भी है कि वहां पर जो आपकी कंसिडरेशन है, ठीक है, कंसिडरेशन तय किए बगैर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर डॉवर के केस में कंसिडरेशन तय किए बगैर मैरिज वैलिड है। ये आगे स्पेसिफिकली मैंने इसको हेडिंग भी दे रखी है, तो उसके बाद भी मैं डिस्कस करूंगा कि ये फिर कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है।
इसके अलावा जो है कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज या डॉवर, ये हमने कह दिया कि डेफर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक स्पेसिफाई हमें करना पड़ता है डेफर्ड पेमेंट के लिए, ठीक है। तो बहरहाल ये छोटे छोटे इसमें फर्क मौजूद हैं, लेकिन बाय नो वे हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये कंसिडरेशन एक आम सिविल कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन की तरह है, ठीक है। बट दिस कंसिडरेशन इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ द सिविल कॉन्ट्रैक्ट. Dower is an obligation imposed upon the husband as a mark of respect for the wife. इसको मार्क ऑफ रिस्पेक्ट या टोकन ऑफ रिस्पेक्ट कह सकते हैं कि यानी एक जो हस्बैंड है वो क्या कर रहा है, एक मुश्किल उठाकर, एक बहुत ही ज्यादा आप कह लें कि अगर हम वर्ल्डली मैनर में इसको लें तो तकलीफ उठाकर अपनी बहुत कीमती चीज वो उस औरत के हवाले कर रहा है, सिर्फ उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए, उसका मकाम बताने के लिए कि वो कितनी अहमियत रखती है उसके लिए और उसकी जिंदगी के लिए, ठीक है। जब वो सारा कुछ छोड़कर आ रही है औरत उसका घर बसाने के लिए, तो फिर मर्द भी एक तरह से ये अपना एक गुडविल जेस्चर शो करता है, एक मोहब्बत और एक इज्जत का पैगाम मेहर की सूरत में उसको अदा करता है। आगे कहता है द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉवर इज टू प्रोवाइड वाइफ फॉर हर सब्सिस्टेंस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज. अब आप लोगों को पता है कि इस्लाम ने औरतों को बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं, और ये भी जो मेहर है ये भी उसकी एक आप कह लें कि एक सूरत है, ठीक है। अब खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पर वाइफ नहीं रहना चाहती अपने हस्बैंड के साथ, या फिर हस्बैंड नहीं रहना चाहता और उसको तलाक दे देता है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है मैरिज किसी भी वजह से, तो कम से कम वाइफ के पास फौरी तौर पर इतनी रकम या फिर इतनी वैल्यूएबल कोई चीज मौजूद होनी चाहिए कि वो उसको सेल आउट करके या फिर वो कैश की सूरत में रिसीव करके, या फिर अगर वो घर होगा तो बच्चे भी अगर उसके हैं, ठीक है, तो वो कस्टडी उनकी रख सके और अपना इज्जत से जिंदगी गुजार सके, ठीक है। तो ये इस्लाम ने बेसिकली ये सारा सिस्टम पहले से ही बना रखा है, so that she may not become helpless after the death of the husband or termination of marriage by divorce, ठीक है। तो डेथ भी हो सकती है हस्बैंड की, तो हस्बैंड को चाहिए कि वो निकाह के दौरान या निकाह के वक्त या निकाह से इवन पहले भी वो डॉवर पे कर सकता है, कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि सेफ्टी रह जाए, क्योंकि जिंदगी मौत का पता नहीं होता। या फिर अगर मैरिज टर्मिनेट हो जाती है तो ये फिर भी यही आप कह लें कि अच्छी बात होगी कि डॉवर पहले से पे कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक बिल्कुल रफ सा कॉन्सेप्ट आ गया फिलहाल डॉवर का, कि डॉवर बेसिकली क्या है और ये क्यों पे किया जाता है। अब हम चलते हैं इसकी मजीद डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ डॉवर क्या होना चाहिए, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया हनफी स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि इसमें फिक्र मालिकिया का एक अलग मौजूद है ओपिनियन। इमाम अब जो हमारे हैं इमाम शाफी, उनका एक अलग ओपिनियन मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल का अलग ओपिनियन मौजूद है। और हदीस के अंदर एक हमें अलग ओपिनियन, या फिर ओपिनियन तो नहीं उसको कह सकते, हदीस के अंदर हमें जो एक आप कह लें कि नस मिलती है या टेक्स्ट मिलता है हदीस में, वहां पर एक और चीज हमारे सामने आती है, ठीक है। तो बहरहाल स्कूल ऑफ थॉट भी रीजनिंग के ऊपर बेस होते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन सही है या कौन गलत है। हम सिर्फ यहाँ पर ये बताएंगे कि किस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक क्या चीज कैसे होती है, ठीक है। और स्पेसिफिकली इसको इख्तलाफ से और लेंथ से बचने के लिए मैंने यहाँ पर हनफी स्कूल ऑफ थॉट बताया हुआ है, ठीक है। तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो 10 दरहम्स होनी चाहिए। 10 दरहम्स जो है वो तकरीबन 29 पॉइंट समथिंग ग्राम्स ऑफ सिल्वर बनता है, तकरीबन 30 ग्राम आप कर लें। और आज इसको मैंने कैलकुलेट किया तो तकरीबन 3750, या आप कह सकते हैं रफ आइडिया के लगभग 4000 रुपए कुछ दिनों में हो जाएंगे। ये कम से कम वैल्यू होनी चाहिए डॉवर की अकॉर्डिंग टू हनफी स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये टाइम के हवाले से डिफर करती है। जब ये इमाम अबू हनीफा ने बताया होगा तब इसकी वैल्यू शायद उस जमाने के हिसाब से कुछ और होगी, हम आज की वैल्यू आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं होती डॉवर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम इस वजह से रखी गई कि चले कम से कम कोई ना कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज हो
औरत के पास कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे पहले हमने सिचुएशंस बताई तो उसके अंदर जो है वो उसको प्रोटेक्शन फील हो, सिक्योरिटी फील हो, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि जितनी ज्यादा की जाए, अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, तो वो उतनी ज्यादा अफोर्ड कर ले और वो अपनी बीवी को उतनी ज्यादा मेहर की रकम दे सकता है, ठीक है। अब हदीस के अंदर जो है बेसिकली कोई मिनिमम लिमिट भी मौजूद नहीं है। हदीस हमारे पास ऐसी भी मौजूद हैं, एक ऐसी हदीस भी मौजूद है कि जहां पर चंद आयात के बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का एक औरत से निकाह करवा दिया, ठीक है। तो उन्होंने उससे पूछा, एक औरत आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा कि आप मुझे अपने निकाह में ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अभी निकाह की जरूरत नहीं है। तो एक सहाबी वहां पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मुझे निकाह की जरूरत है, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर मफहूम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेसिकली उस आदमी के पास कुछ भी नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि तुम्हें कुरान की चंद आयात तो याद हैं? उसने कहा जी मुझे याद है। तो फिर उन आयात के बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हदीस के अंदर हमें फिर इस हदीस से पता चलता है कि कोई मिनिमम लिमिट मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन बेहतर ये होगा कि हम कोई ना कोई वैल्यू औरत को दें ताकि आजकल के सोशल सिस्टम के हवाले से वो अपना गुजारा कर सके और उसको सिक्योरिटी फील हो सके। ओके जी। अब वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, कैन निकाह बी सोलमाइज्ड विदाउट डॉवर? इसका जवाब मैंने अभी दिया था। एक चीज आप याद रखिए कि डॉवर के बगैर निकाह नहीं हो सकता। बास उलमा के नजदीक दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैन निकाह बी सोलमाइज्ड विदाउट डॉवर, के जब हम निकाह करने बैठ गए हैं उस टाइम अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो और निकाह हो जाता है। यानी कि देखिए ना, सिचुएशन हो सकती है कि जो फरीकैन हैं डॉवर के हवाले से तो कोई अमाउंट डिसाइड नहीं कर सके, लेकिन दे आर इंटरेस्टेड टू सोलमाइज निकाह, निकाह वो करना चाह रहे हैं, इजाब कबूल वो कर लेते हैं। तो क्या ये इजाब कबूल, क्या ये निकाह वैलिड होगा या नहीं होगा, ये हमारे सामने अभी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि यस, हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि ये नहीं है कि अगर डॉवर डिसाइड नहीं हुआ तो डॉवर होगा ही नहीं, है डॉवर के हवाले से कोई बात नहीं हुई तो बगैर डॉवर के निकाह हो जाएगा, नहीं। डॉवर औरत का राइट है, वो मौजूद रहेगा, मर्द की लाइबिलिटी है, मौजूद रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं महरे मिसल का। महरे मिसल नाम से पता चल रहा है, यानी कि आप इसको किसी और मेहर के पैटर्न पे देंगे, यानी किसी और ने दिया होगा उस तरह का मेहर। अब उस लड़की का भी वही राइट बनेगा। अब वो कोई और कौन है? मेहर गिवन टू ब्राइड्स सिस्टर्स। अगर उस औरत की, लड़की की पहले से बहनें शादीशुदा हैं तो उसकी बहनों को क्या मिला था मेहर में, ठीक है, ये चीज सबसे पहले देखी जाएगी। अगर बहनें नहीं हैं तो उसकी जो फुफ्फो है, पेटर्नल आंट्स, उनको क्या मिला मिला था, ठीक है। अब अगर वो भी नहीं होती तो जो उनके पेटर्नल अंकल्स हैं, चचा चचा की बेटियों को क्या मिला, ठीक है। या फिर उसके बाद आप देख लेंगे कि अगर कोई भी नहीं है तो फिर उस औरत का जो सोशल स्टेटस है उसके मुताबिक उसको मेहर या डॉवर पे करना चाहिए मर्द की तरफ से, ठीक हो गया। उतना डॉवर उसको पे होना चाहिए मर्द की तरफ से, तो ये महरे मिसल है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जवाब ये बनेगा, अगर वो आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई निकाह जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा, इजाब कबूल वैलिड होगा, अगर डॉवर की अमाउंट डिसाइड नहीं होती, इस हवाले से खामोशी है, कोई बात नहीं की जाती, तो फिर मर्द महरे मिसल अदा करने का पाबंद होगा। ये इसके अंदर हम सिचुएशन देख लेंगे। ओके जी। उसके बाद है प्रॉम्प्ट डॉवर। डॉवर में भी प्रॉम्प्ट दैट इज पेएबल प्रॉम्प्टली और ऑन डिमांड टू दी वुमन इफ इट इज सो एग्रीड इन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बेसिकली आप इनको काइंड्स भी कंसीडर कर सकते हैं कि मिसल डॉवर, या आप कह रहे हैं कि महरे मिसल क्या है। प्रॉम्प्ट डॉवर को हम डेफर्ड कहते हैं, इसी तरीके, सॉरी, प्रॉम्प्ट डॉवर को हम मौज्जल कहते हैं, आइन के साथ, मीम आइन जीम लाम, ताजील से ये वर्ड निकला हुआ है, मुअज्जल, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट डॉवर हमारे पास आ जाता है, ठीक है।
अब कहता है डॉवर में बी प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब है दैट इज पेबल प्रॉम्प्टली और ऑन डिमांड, या तो वो निकाह के वक्त उसको पे करेगा या फिर निकाह करने से पहले, यानी कि जैसे निकाह की सिटिंग में वो बैठ के वो कहता है जी कि ये मेरी तरफ से डॉवर है, अब इजाब कबूल, मैं आपको निकाह की ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी हो सकता है। और ऑन डिमांड, या फिर प्रॉम्प्ट का ये भी मतलब है कि जब औरत डिमांड करेगी, ठीक है, कि भाई मुझे मेहर चाहिए, चाहे वो डिमांड उसी वक्त कर ले, वो ये कह सकती है कि भाई मैं निकाह नहीं करूंगी, पहले आप जो है मेरा डॉवर फिक्स करें, मुझे डॉवर दें, ये भी वो कह सकती है, ठीक है। निकाह हो जाता है, निकाह के फौरन बाद वो कहती है कि भाई मैं इज़्दिवाजी ताल्लुक तब कायम करूंगी कि जब आप मुझे मेरा डॉवर देंगे, ये उसके लिए भी इंटाइटल्ड है, ठीक है। तो मतलब ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग राइट है जो कि इस्लाम ने औरत को दिया है, और औरत इसको एक्सरसाइज अपनी मर्जी से करेगी, ठीक है, किसी के प्रेशर में आकर नहीं करेगी, उसका शोहर भी उसको मजबूर नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता उसको कोहैबिटेशन के लिए, जब तक वो अपना डॉवर नहीं ले लेती, इसके लिए वो इंटाइटल्ड है, ठीक है, टू द वुमेन इफ इट इज सो एग्रीड इन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिकली कॉलम मौजूद है कि आया कि महर की रकम मुअज्जल है या गैर मुअज्जल, ये लिखा होता है, ठीक है। अगर वो मुअज्जल है, प्रॉम्प्ट है, तो कितनी दे दी गई है और कितनी बाकी है, ठीक है, तो ये सारी स्पेसिफिकेशंस उस टाइम कर ली जाती हैं। हाँ, अगर ये लिखा हो कि जी वो डेफर्ड है, तो फिर वो पेएबल ऑन डिमांड नहीं है, उसमें कस्टमरी लॉ यही है कि या तो वो डेथ के टाइम पेएबल होगा या फिर वो जब निकाह खत्म हो जाएगा उस टाइम पेएबल होगा, औरत उससे पहले नहीं लेगी, ठीक है। ये आगे हम पढ़ भी लेते हैं। अब यहाँ पर एक केस लॉ मौजूद है, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 128, सी यहाँ पर मिस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट 128 कहते हैं द प्रॉम्प्ट डॉवर वाज टू बी रिकवर्ड ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि प्रॉम्प्ट डॉवर का वो रिकवर कब करना था वाइफ ने, सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, जब निकाह मौजूद था, जब वो औरत उस मर्द के निकाह में थी, that no period of limitation was provided for its recovery and that the husband is under obligation to pay the same whenever demanded by the wife। अब यहाँ पर वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एक तो कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन वजह नहीं है, वो जब चाहे वो ले सकती है, ये नहीं है कि अगर वो प्रॉम्प्ट था तो वो निकाह के फौरन बाद डिमांड करने की पाबंद है, नो, निकाह को 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, लेट से 25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, वो कभी भी मांग सकती है, ये उसका राइट है, ठीक हो गया। और जो हस्बैंड है ही इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे द सेम व्हेन एवर डिमांडेड बाय द वाइफ, जब वाइफ डिमांड करेगी हस्बैंड पे करने का पाबंद है। If silence is maintained about the time of payment of dower, it will be presumed to be prompt। अब ये इस्लामिक प्रिंसिपल भी है और सेक्शन 10 भी है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, कि अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया, यानी कि वो जो कॉलम है स्पेसिफिकली कि आया महर की रकम जो है वो मुअज्जल होगी या गैर मुअज्जल, ठीक है, तो अगर वो खाली है कॉलम, साइलेंस है, तो उसका मतलब क्या होगा, इट विल बी प्रिज्यूम टू बी प्रॉम्प्ट, फिर इसका मतलब है कि वो प्रॉम्प्ट डॉवर है, मुअज्जल है और वो पेएबल ऑन डिमांड होगा, ठीक है, तो ये प्रिजम्पशन उसके साथ अटैच कर दी गई है। ओके जी, ये बात मैं पहले कर चुका हूं, दोबारा आ गई है, इट इज पेबल एट वंस इफ वुमेन रिक्वायर्स इट। औरत कहती है कि जी मुझे पे करें, मर्द उसी वक्त पे करने का पाबंद है। एंड प्रायर टू कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन से पहले, इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करने से पहले, एंड स्टिल until such time that it is paid she has the following rights। और जब तक मर्द उसको वो डॉवर पे नहीं कर देता तब तक उस औरत के ये राइट्स मौजूद हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, कौन कौन से राइट्स हैं जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, शी हैज द राइट टू डिनाई द हस्बैंड द राइट ऑफ कोहैबिटेशन। वो कहती है कि मैं करीब नहीं आने दूंगी, मैं इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम नहीं करूंगी, डिनाई कर देती है, शी हैज द राइट टिल द फुल डॉवर इज पेड, जब तक आप मुझे पूरा डॉवर पे नहीं कर देते, इवन इफ शी हैज मूव्ड टू द हाउस ऑफ हस्बैंड, ठीक है, रुखसती हो गई, रुखसती करके घर चले गए, उसके बाद औरत ने डिमांड की, ठीक है, हस्बैंड ने पे नहीं किया तो औरत मना कर सकती है करीब आने से, ये उसका राइट है, ठीक हो गया। और फुल डॉवर की बात हो रही है, एक दिरहम भी अगर बाकी रह गया तो फिर
नहीं, फिर भी औरत इंटाइटल्ड है कि वो ये कह सके। उसके बाद है द हस्बैंड डज नॉट हैव द राइट टू कीप हर कन्फाइंड टू द हाउस। ठीक है, इस सारी सिचुएशन के बाद हस्बैंड के पास राइट नहीं है कि वो उसको घर में कन्फाइन करे क्योंकि डॉवर पे नहीं किया हुआ। एंड शी कैन गो आउट एट विल, और वो घर से बाहर जा सकती है अपनी मर्जी से। वंस द फुल डॉवर इज पेड द हस्बैंड विल हैव दिस राइट। जब तक पूरा डॉवर पे नहीं हो जाता फिर हस्बैंड के पास ये राइट है कि वो उसको कन्फाइन कर सके। एंड द राइट ऑफ कोहैबिटेशन, ठीक है, और फिर राइट ऑफ कोहैबिटेशन भी हो जाएगा उसके पास। फिर मर्द उसको कह सकता है कि भाई यू आर अंडर ऑब्लिगेशन कि अब तुम इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करोगी, ठीक है, और अगर वो नहीं करती तो फिर वो नाशिजा यानी नाफरमान बीवी के जुमरे में आएगी। बट ही स्टिल कैन नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम गोइंग ऑन हज, ठीक है, लेकिन अगर बीवी हज पर जाना चाहती है, हस्बैंड फुल डॉवर पे कर चुका हुआ है, तो फिर भी हस्बैंड उसको कन्फाइन नहीं कर सकेगा, वो हज पर जाएगी किसी भी महरम के साथ। उसके बाद है द वुमन विल हैव दिस राइट इवन इफ अ सिंगल दिरहम इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 10 दिरहम मिनिमम थे। अब लेट से कि 1000 दिरहम जो है वो डिसाइड हो गया कि ये डॉलर है। 999 दिरहम हस्बैंड ने पे कर दिए, 1 दिरहम पे नहीं किया, फिर भी वाइफ के पास ये सारे राइट्स मौजूद होंगे। ठीक है, इतना जो है ये सख्त कानून इस्लाम ने बनाया हुआ है औरत के हक में। आगे कहते हैं वेयर द वाइफ कॉन्सेंट्स टू डिले इन पेमेंट say for a month of the prompt dower, she does not have the right to deny him cohabitation during this period 1 month। ठीक है, अब अगर बीवी जो है वो अपनी मर्जी शो कर देती है कि भाई ठीक है आप देर से मुझे पेमेंट कर दें, 1 महीने बाद कर दें, लेट से 1 हफ्ते बाद कर दें, तो 1 हफ्ते या 1 महीने का जो टाइम दिया है हस्बैंड ने डॉवर की पेमेंट के लिए, तो उस वक्त के लिए भी वो वाइफ को मजबूर नहीं कर सकता। वाइफ जो है वो इंटाइटल्ड है कि वो उसको कोहैबिटेशन डिनाई कर देगी। ओके जी, अब हमारे पास आ गया डेफर्ड डॉवर। डेफर्ड यानी गैर मुअज्जल या फिर इसको मुअज्जल बोलते हैं, ठीक है, गैर मुअज्जल आइन के साथ। हमने प्रॉम्प्ट पढ़ा वो मुअज्जल है, आइन, मीम आइन जीन जीम लाम। इसी तरीके से डेफर्ड डॉवर वो गैर मुअज्जल या फिर उसको मुअज्जल कहेंगे, मीम वाव अमजा जीम और लाम। ठीक है, डेफर्ड डॉवर। डॉवर में भी डेफर्ड इन इट्स एंटायरिटी, पूरा का पूरा डॉवर जो है वो डेफर्ड हो सकता है। ये भी होता है कि बाज जो है हिस्सा, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि कितना हिस्सा जो है वो प्रॉम्प्ट है, कितना डेफर्ड है, निकाहनामे में पूछा जाता है, तो पूरा का पूरा डॉवर है वो भी डेफर हो सकता है। डॉवर में भी डेफर्ड इन इट्स इंटायरिटी। इट इज कस्टमरी टू अस्यूम दैट द टाइम ऑफ पेमेंट विल बी डेथ और डिवोर्स। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूं। If the husband fixed the time of delayed payment to be some unknown event like when it rains। अब हस्बैंड ने क्या किया कि वो जो टाइम है डेफर्ड का वो फिक्स कर दिया किसी इवेंट के लिए कि भाई जब बारिश होगी मैं तुम्हें तब डॉलर पे करूंगा, एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईज, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तब पे करूंगा, और द चेंज ऑफ सीजन, या जब मौसम तब्दील हो जाएगा मैं तब पे करूंगा। यानी कंडीशन उसने अटैच कर दी, एक इवेंट उसके साथ अटैच कर दिया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप करते हैं। द पीरियड ऑफ डिले इज नॉट स्टैब्लिश्ड एंड द डॉवर बिकम्स प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब ये जो पीरियड ऑफ डिले है ये स्टैब्लिश तो नहीं हुआ। कंटिंजेंसी जैसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको पता है मना किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ सूरतों में। इसी तरीके से अगर ये कॉन्टिंजेंसी अटैच करेगा, ये कंडीशन अटैच करेगा अननोन इवेंट, ठीक है, अननोन इवेंट, अब पता नहीं, बारिश अल्लाह ताला की मर्जी है, हो सकता है हो ही ना, ठीक है, हो सकता है उसके हालात ठीक हो ही ना, हो सकता है मौसम तब्दील हो ही ना, ये तो टाइम की बात है ना, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। तो अननोन इवेंट के ऊपर अगर वो रखेगा इसको, डेफर्ड कह के भी रखेगा तो भी उसको प्रॉम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, वेयर अ नॉन टाइम इज स्पेसिफाइड बाय द हस्बैंड द वाइफ डज नॉट हैव द राइट टू डिनाई कोहैबिटेशन टू द हस्बैंड। अब अगर नॉन टाइम है, नॉन टाइम क्या होगा जी, लेट से कि शादी खत्म होने के बाद, या फिर वो कहते हैं जी डेथ के बाद, या फिर वो कहते हैं जी कि 5 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, 5 साल के बाद मैं तुम्हें पे कर दूंगा, स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है, तो फिर जो है वो कोहैबिटेशन डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद अगर पे नहीं करता तो फिर वो डिनाई करने की पोजीशन में आ जाएगी क्योंकि वो मेच्योरिटी होगी उस डेट की।
ओके जी। अब अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस डॉवर के हवाले से, कंफर्मेशन ऑफ फुल डॉवर। यानी कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर वाइफ फुल डॉवर के लिए इंटाइटल्ड है, फुल डॉवर वो क्लेम कर सकती है। ठीक है, कंफर्म हो जाएगा फुल डॉवर के वो फुल डॉवर लेने की हकदार है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजुमेशन, जहां पर हस्बैंड कंसुमेट कर लेगा मैरिज को, हैबिटेट कर लेंगे, इस दवाजी ताल्लुक कायम कर लेंगे एक दफा भी, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, फुल डॉवर लेने की हकदार हो जाएगी बीवी। इसी तरीके से प्रॉपर सेक्लूजन और वैलिड रिटायरमेंट, यानी कि ये वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि वो वक्त जहां पर मियाँ बीवी प्राइवेट है, ठीक है, उनके पास स्पेस है, उनके पास टाइम है, उनके पास फैसिलिटीज हैं, कोई किसी किस्म की एक्सेप्शन मौजूद नहीं है, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। एंड दे कैन कोहैबिटेट, दे कैन कंसुमेट द मैरिज, ठीक है। अब ये ऐसा है, इसकी लॉजिक ये है, इसकी लॉजिक ये है कि अब हमें नहीं पता कि इस दवाजी ताल्लुक कायम हुआ या नहीं हुआ, मियाँ बीवी एक जगह पर अकेले थे, कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, तो प्रिजम्पशन यही होगी कि उन्होंने ये जो अपॉर्चुनिटी है वो अवेल कर ली है, ठीक है। इस वजह से फुकहा का ये कहना है कि प्रॉपर सेक्लूजन या वैलिड रिटायरमेंट हो तो भी ये फुल डॉवर की हकदार होगी और इसको भी कंजुमेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन तीन एक्सेप्शंस मौजूद हैं प्रॉपर सेक्लूजन में, कि प्रॉपर सेक्लूजन थी लेकिन फिर भी फुल डॉवर कंफर्म नहीं होता। किस किस वजह से? कि आपके पास एक रियल इम्पेडिमेंट है। रियल इम्पेडिमेंट क्या है? माइनॉरिटी ऑफ द वाइफ, शी कैन नॉट, आप उस रिलेशन में नहीं आ सकती, इंटरकोर्स नहीं कर सकती, माइनर है, ठीक है, दोनों पार्टीज माइनर हो सकती हैं। इसके अलावा मेडिकल रीजंस हो सकती हैं औरत की तरफ से, ठीक है, ऐसी मेडिकल रीजंस के वो इंटरकोर्स नहीं कर सकती, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। वैलिड रिटायरमेंट में भी फिर ये एक्सेप्शन आ जाएगी, फुल डॉवर की हकदार नहीं होगी। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस ऑफ हस्बैंड है उसको हम मेडिकल रीजंस में काउंट नहीं करते, यानी कि प्रॉपर सेक्लूजन थी लेकिन जो हस्बैंड है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड इज लाइबल टू पे फुल डॉवर, ठीक है, क्योंकि ये हस्बैंड की गलती या कमजोरी या आप कह लें कि कोई चीज है, इसमें वाइफ का कोई कसूर नहीं है। हाँ, वाइफ का कसूर हो माइनॉरिटी की वजह से, मेडिकल रीजंस की वजह से, फिर फुल डॉवर नहीं बनता। लीगल इम्पेडिमेंट्स हो सकते हैं, फास्टिंग में है औरत, ठीक है, एहराम में है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में है, ये वो मौके हैं कि जहां पर स्पेसिफिकली कुरान हदीस के अंदर हराम किया गया है, मियाँ बीवी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये सिचुएशन है तो भी प्रॉपर सेक्लूजन वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से फिजिकल इम्पेडिमेंट हो सकता है कि कोई तीसरा बंदा मौजूद है, ठीक है, तो उनकी प्राइवेसी कंप्लीट नहीं है। ओके, उसके बाद जो थर्ड ग्राउंड है फुल डॉवर का, वो डेथ ऑफ वन ऑफ स्पाउसेस है। इसके अंदर कुछ फुकहा का कहना है कि खुदकुशी भी आ जाती है, अगर कोई खुदकुशी कर ले, सुइसाइड कर ले, एक स्पाउस दूसरे को मार दे, ठीक है, फिर भी वो फुल डॉवर होगा। कोई एक जो है वो हादसाती तौर पर मर जाता है एक स्पाउस, ठीक है, और उस वजह से निकाह उनका खत्म हो जाता है, तो फिर भी फुल डॉवर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ होगा आप लोगों के माइंड में कि जैसे हम विरासत में पढ़ते हैं, विरासत के अंदर के अगर जो विरासत लेने वाला है, जिसकी प्रॉपर्टी उसने लेनी है, उसको वो कत्ल कर दे, लेट से कि जो बेटा है वो बाप को कत्ल कर दे, तो फिर वो विरासत से महरूम हो जाएगा। ये प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, शादी की सूरत में अप्लाई नहीं होगा। तो जनरली हम कहेंगे कि किसी एक स्पाउस की डेथ होगी या किसी भी वजह से, तो फिर वो फुल डॉवर लेने की हकदार होगी जो बीवी है, ठीक है। और अगर बीवी की डेथ हो जाती है लेट से, तो ये उसका राइट मौजूद रहता है, ठीक है। और जब ये राइट मौजूद रहता है, फाइनेंशियल राइट है, तो ये फिर इनहेरिटेंस की तरह तकसीम होगा, ठीक है। यानी बीवी मर गई, बीवी जो शोहर है वो जो भी अमाउंट होगा डॉवर का वो देगा। अब बीवी नहीं है तो बीवी की जगह देखेंगे उसके वरसा कौन है, ठीक है। औलाद नहीं है, कम से कम वालदैन होंगे, वालदैन नहीं है तो बहन भाई होंगे, कोई ना कोई होगा जो कि उससे विरासत ले सके, ठीक है, तो फिर वो बीवी की तरफ चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसने मेहर पे नहीं किया, तो फिर हस्बैंड के ऊपर चूंकि लाइबिलिटी थी, तो उसकी लाइबिलिटी डेफिनेटली उसकी स्टेट में से, उसकी प्रॉपर्टी में से डिडक्ट की जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली जो डॉवर है ये एक डेट की तरह है, ये कर्ज की तरह है।
तो जब भी कोई बंदा फौत होता है तो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ये कहते हैं कि सबसे पहले उसने अपना कर्ज अदा करना है। तो इस वजह से अगर उसने ये नहीं पे किया, डॉवर नहीं पे किया, तो सबसे पहले कर्ज की तरह डॉवर पे उससे करवाया जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब हमारे पास एक और केस आ गया, एक्सटिंक्शन ऑफ फुल डॉवर, यानी कि पूरा का पूरा डॉवर, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कब हो सकता है? सेपरेशन विदाउट डिवोर्स प्रायर टू कंज्यूमेशन और प्रॉपर सेक्लूजन, यानी कि सेपरेशन हो जाती है, डिवोर्स की बात हम नहीं कर रहे, यानी मर्द ने तलाक नहीं दी, तलाक के अलावा सेपरेशन हो गई। और सिचुएशन ये भी है कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई, कंज्यूमेशन नहीं हुई या प्रॉपर सेक्लूजन भी नहीं हुआ। एक्सटिंग्विशेस एंटायर मेहर, ठीक है, तो पूरा का पूरा मेहर खत्म हो जाएगा, यानी बीवी फिर 1 रुपया भी 1 दिरहम भी नहीं लेगी। इट शुड बी नॉट बाय वे ऑफ डिवोर्स, देन इट अमाउंट्स टू फस्क। अगर तो ये डिवोर्स के जरिए से खत्म नहीं हुआ निकाह तो इसको फिर हम फस्क कहेंगे। फस्क हम जुडिशियल डिवोर्स भी कहते हैं, काजी के थ्रू ये होता है। ठीक है, इसके डिफरेंट ग्राउंड्स हो सकते हैं, डिटेल में हम अभी नहीं जाते। ठीक है, तो वो फस्क निकाह होगा। कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो, यानी कि ऐसे कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कि जैसे कभी ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं था तो उसमें जो भी टर्म्स कंडीशंस थी, जो भी कंसीडरेशंस थी, तो ऑटोमेटिकली वो भी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मेहर वाला कंसीडरेशन थी वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा डिस्चार्ज या इब्रा इसको बोलते हैं। अगर औरत अपनी मर्जी से हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दे लाइबिलिटी से एनी टाइम शी वांट्स, ठीक है, प्रायर और आफ्टर कंज्यूमेशन एज डॉवर इज अ डेट, चाहे कंज्यूमेशन से पहले उसको माफ कर दे, डिस्चार्ज कर दे, या कंज्यूमेशन के बाद करे या कभी भी कर दे। ठीक है, कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है। ये भी हो सकता है कि निकाह के फौरन बाद वो कर दे, ये भी हो सकता है कि वो 10 साल बाद कर दे। ठीक है, तो अगर डिस्चार्ज या इब्रा कर दिया है तो फिर उसके बाद औरत रिक्लेम नहीं कर सकती। इसी तरीके से खुला अगर वो ले लेती है, ठीक है, अब वो जो फस्के निकाह है वो और चीज है, खुला और चीज है, इनमें फर्क मौजूद है। ठीक है, अच्छा, रिलीजेस हस्बैंड फ्रॉम लाइबिलिटी एनी टाइम इफ एडमिटेड ऑलरेडी देन वाइफ शेल रिटर्न बैक। अब इस्लामिक प्रिंसिपल कुरान में जो आयात हैं और हमारा जो ज्यादातर लॉ है वो ये कहता है कि जहां पर औरत खुला लेगी तो अपना पूरा का पूरा डॉवर छोड़ेगी। अगर डेफर डॉवर है तो पूरा छोड़ेगी, प्रॉम्प्ट है तो फिर वो जितना उसने लिया है सारा का सारा वापस करेगी। ठीक है, इफ एडमिटेड ऑलरेडी देन वाइफ शेल रिटर्न बैक, पहले एडमिट कर लिया तो फिर वो रिटर्न बैक करेगी। लेकिन इसमें हमारे पंजाब में जो कानून है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट है 1964 का, उसका सेक्शन 10 कहता है कि अगर वो डेफर्ड डॉवर है तो 50% वो सरेंडर करेगी। यानी 10 लाख डिसाइड हुआ था, औरत ने खुला ले ली, 5 लाख रुपया वो रिकवर कर लेगी हस्बैंड से। ठीक है, और अगर वो 10 लाख था और वो 10 का 10 ले चुकी हुई है तो 7.5 लाख रुपया वो अपने पास रख लेगी, जबकि 2.5 लाख रुपया 25% ऑफ द टोटल वो वापस करने की पाबंद है। ठीक है, और एक और सिचुएशन इसमें बन जाती है गिफ्ट बाय वाइफ टू हस्बैंड, कि जो वाइफ जो है वो गिफ्ट कर दे हस्बैंड को वो सारा का सारा डॉवर या डॉवर अमाउंट। ठीक है, तो फिर भी वो रिक्लेम नहीं कर सकती। अब एक और केस हमारे पास है कि जहां पर आधा डॉवर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमने जुडिशियल वो सॉरी स्टेचूटरी ग्राउंड पढ़ लिया, सेक्शन 10 फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964, लेकिन उसको हम वहां पर कंसीडर करेंगे, इसलिए मैंने उसको पहले डिस्कस किया। इस्लामिक लॉ के अंदर आधा डॉवर कब मिलता है? डिवोर्स प्रायर टू कंज्यूमेशन वेयर डॉवर वाज नेम्ड बट इट रिमेन्ड अ डेट व्हेन नॉट पोजेस्ड बाय द वाइफ। सिंपल केस है, कंज्यूमेशन नहीं हुई, इज़्दवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ, कोई वैलिड रिटायरमेंट या प्रॉपर सेक्लूजन भी नहीं है, और हस्बैंड क्या करता है? डिवोर्स कर देता है। ठीक है, तो फिर आधा डॉवर देने का पाबंद है, और अगर कंज्यूमेशन के बाद डिवोर्स करता है तो फिर पूरा देने का पाबंद है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ओके जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आ गई है थोड़ी सी कि वाइफ के लिए क्या रेमेडीज हैं अगर डॉवर पे नहीं हुआ तो। इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट डॉवर, अगर तो प्रॉम्प्ट डॉवर पे नहीं हुआ तो फिर वाइफ के पास क्या रेमेडी है? शी कैन रिफ्यूज टू कोहैबिटेट, जैसे मैंने बार बार बताया है, हस्बैंड को पास आने से मना कर सकती है। अ कंप्लीट डिफेंस टू सूट फॉर कॉन्जुगल राइट्स, हाँ, अगर फिर इस चीज से तंग आकर हस्बैंड चला जाता है कॉन्जुगल राइट्स के लिए, हकूक जना-शोई के लिए, कि यानी ये मेरी बीवी है और ये इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करने की पाबंद है, तो लिहाजा अदालत इसको कहे कि भाई ये इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करे।
लेकिन ये डिफेंस होगा। अगर डॉवर पे नहीं हुआ हुआ और वो प्रॉम्प्ट डॉवर था, पेएबल ऑन डिमांड था, और बीवी इस वक्त डिमांड कर रही है, तो फिर ये एक डिफेंस हो जाएगा बीवी की तरफ से। अदालत में जाकर कहेगी कि जनाब ये प्रॉम्प्ट डॉवर था, पेएबल ऑन डिमांड था, मैं डिमांड कर रही हूँ, ये मुझे डॉवर पे नहीं कर रहा। डॉवर पे अगर करेगा तो फिर मैं कोहेबिटेट कर लूंगी, मुझे कोई इशू नहीं। तो इस चीज के लिए इंटाइटल्ड है। इसके अलावा एक और रेमेडी है, कैन ऑल्सो फाइल सूट हर सेल्फ और हर लीगल एयर्स इफ शी डाइज। जैसे मैंने पहले बता दिया कि वो उसका राइट है, ठीक है। रिकवरी के लिए वो अदालत में भी जा सकती है अगर हस्बैंड पे नहीं कर रहा, यानी मैरिज मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो सूट फाइल कर देती है कि भाई प्रॉम्प्ट डॉवर था, पेएबल ऑन डिमांड था, मैं कई दफा डिमांड कर चुकी हूँ, ये पे नहीं कर रहा। अदालत में जाकर वो पे करवा सकती है। ये भी एक रेमेडी उसके पास मौजूद है। डेफर्ड ओवर के अंदर क्या है, यानी कि तलाक या डेथ के बाद, लेट से कि डेथ हो गई या तलाक हो गई और हस्बैंड वो डेफर्ड ओवर नहीं दे रहा, तो उसके लिए भी वो सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकती है, और अगर वो नहीं है तो उसके लीगल एयर्स फाइल कर सकते हैं। ओके जी, अब ये लास्ट हमारे पास स्लाइड है आज की, और इसमें जस्ट इंपॉर्टेंस, ये जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं इसके अंदर ये सारी तकरीबन इंपॉर्टेंस ही थी, ठीक है। तो इसको आप बारी बारी डिस्कस कर सकते हैं। टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन, यानी लव एंड अफेक्शन का एक टोकन है, जैसे मैंने पहले डिटेल में बता दिया, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। डॉवर के बगैर मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। उस टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर डॉवर के हवाले से कोई बात नहीं हुई तो फिर महरे मिसल की तरह उसको पे किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो फाइनेंशियल गेन, वाइफ के लिए वो फाइनेंशियल गेन भी है। तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं इसके अंदर अराइज हो सकती हैं, और इनको हम एज इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉवर ये ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है मैं अपनी बात समझा पाया हूँगा, और लड़कियों के लिए, औरतों के लिए ये लेक्चर सुनना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वो अपने राइट्स को जान सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए।